Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीसी के बी सर्टिफिकेट एग्जाम जो आपका 2021 के अंदर हुआ है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चाहे आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रहे हैं या सी का दे रहे हैं, दोनों में इसका बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आपको पता है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलते हैं। तो इसको हम बड़े ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अपने एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का और इस पेपर का ये है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ड्रिल वाले टॉपिक से। ड्रिल वाले टॉपिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी चीज हमको देखते हुए चलनी है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल 10 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ड्रिल वाले टॉपिक से। और सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहला यहाँ पे सही पर निशान लगाना था हमको। ऑप्शन टाइप दे रखे होंगे वहां पे, ठीक है, या फिर दो ऑप्शन दे रखे होंगे, जिस तरीके से भी था। सबसे पहला यहाँ पे कि वर्ड ऑफ कमांड हमेशा किस पोजीशन से दिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि वर्ड ऑफ कमांड जो है वो हमेशा किस पोजीशन से दिया जाता है। वर्ड ऑफ कमांड मतलब जो भी कमांड दी जाती है वो किस पोजीशन से। तो अगर कोई व्यक्ति कमांड दे रहा है या ऑफिसर कमांड दे रहा है तो वो हमेशा सावधान पोजीशन में होना चाहिए। विश्राम पोजीशन में होकर कभी भी कमांड नहीं दी जाती है। तो कमांड देने के लिए हमको कौन सी पोजीशन में होना चाहिए? सावधान पोजीशन में होना चाहिए। तो यानी कि ये हमारा इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधान पोजीशन से सीमांत बदलने के लिए कितना मुड़ना पड़ता है या डायरेक्शन बदलनी है। मैं आपको बताता हूं ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी कैडेट है, आपको डायरेक्शन सबसे पहले पता होनी चाहिए किस तरीके से हम डायरेक्शन का बनाते हैं। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है? वेस्ट होता है। अब कोई व्यक्ति है या कोई कैडेट है नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अब उसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो कम से कम उसको या तो पूर्व की तरफ मुड़ना पड़ेगा या फिर पश्चिम की तरफ मुड़ना पड़ेगा कम से कम, या फिर दक्षिण में भी मुड़ सकता है। लेकिन अगर वो पूर्व में मुड़ता है तो 90 डिग्री, कम से कम उसको 90 डिग्री का एंगल तो बनाना ही पड़ेगा। दक्षिण में मुड़ेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि दाहिने मुड़ की कमांड में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो मान लो वो कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है, अब उसको दाहिने मुड़ की कमांड मिली, अब वो ईस्ट में देखने लग गया तो कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। तो कितने डिग्री कम से कम मुड़ना पड़ता है? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि पीछे मुड़ की कमांड पर कितने डिग्री का कोण बनता है। अब कोई व्यक्ति, कोई कैडेट नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अब पीछे मुड़ की कमांड आएगी तो उसका जो फेस है वो साउथ की तरफ हो जाएगा। कोण कितने डिग्री का बन गया? 180 डिग्री का, क्योंकि सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। बेसिक सी बात है, हम सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कदवार साइज करते समय कैडेट को खड़ा किया जाता है। देखो हाइट के हिसाब से हमको खड़े करने हैं कैडेट। किसके हिसाब से? हाइट के हिसाब से। कदवार हाइट के हिसाब से अगर हमको कैडेट खड़े करने हैं तो सबसे पहले हम बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साइज के हिसाब से अगर हमको कैडेट खड़े करने हैं तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ये बात पता होनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खुली लाइन चल। खुली लाइन चल की जब कमांड दी जाती है तो कैडेट कितने कदम चलते हैं? तो खुली लाइन चल में जो कैडेट होते हैं वो कितने कदम चलते हैं भाई? 1.5 कदम चलते हैं। 1.5 कदम यानी कि 1.5, एक और आधा, तो टोटल 1.5 कदम चलते हैं खुली लाइन चल की कमांड जब भी दी जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है जो खुली लाइन चल से पूछा जाता है। देखो ये 3 लाइनें होती हैं, ठीक है, ये फ्रंट वाली रो होगी, ये मिडल वाली होगी और ये लास्ट वाली होगी। जब भी खुली लाइन चल की कमांड दी जाएगी तो ये जो फ्रंट वाली होती है ये तो 1.5 कदम आगे चलेगी, ठीक है, और जो बैक वाली होती है, पीछे जो होती है, वो 1.5 कदम पीछे चलेगी। तो ये देखो खुल जाएंगी, ये यहाँ पे हो जाएगी, ये तो यहाँ पे हो जाएगी। बीच वाली कहीं नहीं जाती भाई, बीच वाली जगह पे ही रहेगी और ये 1.5 कदम और आगे आ जाएगी। तो ये देखो खुली लाइन चल की कमांड होगी। ऐसे ही अगर निकट लाइन चल की कमांड दी जाएगी तो ये 1.5 कदम पीछे हो जाएगी, ये 1.5 कदम आगे हो जाएगी। मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई ऊपर वाली, बीच वाली तो वहीं पे रहेगी और ये वाली यहाँ पे आ गई। तो ये निकट लाइन चल की कमांड होगी। एक क्वेश्चन ये भी दिया जाता है कि खुली लाइन चल या निकट लाइन चल में कौन सी लाइन जो है अपने स्थान से नहीं हिलती? तो बीच वाली लाइन अपने स्थान से नहीं हिलती है। और बाकी आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान होता है आपका एग्जाम।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगी। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एग्जाम होगा और ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर दूसरे में। अभी पहले का ही एक पार्ट बाकी है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। भाई एनसीसी के आपके क्या क्या एक्सपीरियंस है, आप जरूर बताएं। आप एक बात बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में सभी को, कि आपने अभी तक अपनी एनसीसी की जर्नी में कौन कौन से कैंप अटेंड किए हैं। ठीक है, और उन कैंप में आपका कौन सा कैंप बेस्ट रहा और उस कैंप में कौन सा एक्सपीरियंस था जो आपको आज तक याद है। ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, फिर मैं भी आपको अपने कैंप्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज चल, फिफ्थ पार्ट है हमारा। तेज चल से दायां सैल्यूट करते समय कितने कदम चलने के बाद सैल्यूट डाउन किया जाता है। तेज चल रहे हैं, ठीक है, फिर दाएं सैल्यूट की कमांड आ गई, कितने कदम चलने के बाद सैल्यूट डाउन होगा। तो 5 कदम चलने के बाद सैल्यूट डाउन होगा। भाई कितने कदम चलने के बाद, 5 कदम चलने के बाद जो है सैल्यूट डाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सही गलत बताने हैं। भाई सही गलत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के आपको पूछ रखे हैं, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द ऑर्डर परेड पर, इंग्लिश में रहने देते हैं, हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं। ड्रिल में परेड पर का ऑर्डर ट्रूप्स को परेड में हाजिर होने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल सही है, परेड पर की कमांड आएगी तो इसका मतलब यही है कि परेड पे बुला रहे हैं, आसान है। अगला है विसर्जन में दोबारा फाल इन नहीं किया जाता और ऑफिसर परेड पर नहीं होता। भाई ऑफिसर परेड पर हमेशा होता है, तो इसीलिए ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, द मार्चिंग स्पीड यानी कि चलने की रफ्तार एनसीसी कैडेट की 116 कदम 116 कदम प्रति मिनट होती है। सही है ये बात, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दाहिने मुड़ का आदेश दाहिने पैर पर दिया जाता है। ये गलत है। भाई देखो, आपको क्या करना है, जो भी कमांड नॉर्मली दी जाती है, सामान्यतः जो भी कमांड दी जाती है वो हमेशा बाएं पैर पर दी जाती है। तो आपसे कोई भी कमांड पूछी जाए कि ये वाली कमांड कौन से पैर पर दी जाती है, तो बाएं पैर पर दी जाती है, लेफ्ट फुट पे दी जाती है। कौन से पैर पर, लेफ्ट फुट पर दी जाती है, बाएं पैर पर दी जाती है। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सज दाहिने सज के आदेश पर कितने कदम चलते हैं। 3 कदम। गलत है भाई, ये 3 कदम नहीं चलते। कितने कदम चलते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सज दाहिने सज की कमांड में कितने कदम चलते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जो भी इनके सही सही जवाब देगा उसके कमेंट को पिन भी किया जाएगा, हार्ट भी दिया जाएगा। अगला देखो भाई, हमारा यहाँ पे है वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड। वेपन ट्रेनिंग होता है भाई हथियार प्रशिक्षण। क्या होता है, हथियार प्रशिक्षण। हथियार प्रशिक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 35 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा गया। कितने मार्क्स का, 35 मार्क्स का। सबसे पहले पूछ रखी है भाई फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली फुल फॉर्म, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली फुल फॉर्म आपके जो एग्जाम में पूछी गई है वो ये है कि एजीएस की फुल फॉर्म बताओ। एजीएस, तो एजीएस की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम। अगर यहाँ पे एजीएल होता तो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएफएसआर। बीएफएसआर की फुल फॉर्म है बैटल फील्ड सर्विलेंस रडार। बैटल फील्ड सर्विलेंस रडार किसकी फुल फॉर्म है, बीएफएसआर की। ठीक है। एमजीएल, एमजीएल की फुल फॉर्म है मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। क्या है, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। नेक्स्ट है यहाँ पे यूबीजीएल। यूबीजीएल की फुल फॉर्म है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। यूबीजीएल की अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। नेक्स्ट है यहाँ पे एटीजीएम। एटीजीएम की फुल फॉर्म है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या है भाई, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये 5 फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा आपके एग्जाम में एसएलआर की फुल फॉर्म, एलएमजी की फुल फॉर्म, इंसास की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो इन तीनों की फुल फॉर्म मेरे हिसाब से आपको पता होंगी। जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, बिल्कुल लिखें ताकि बाकियों को भी पता लग सके।
अगला क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि जो 7.62 mm SLR होती है मैगजीन, देखो 7.62 mm SLR, 7.62 mm SLR जो होती है, SLR की फुल फॉर्म मैं बता ही देता हूँ, सेल्फ लोडिंग राइफल होती है। ठीक है, SLR जो है उसकी जो मैगजीन की कैपेसिटी होती है वो कितनी, 22 राउंड होती है। यहाँ पे क्या सही और गलत हमको बताने हैं, और ये रहे इसके आंसर। ठीक है, तो ये बात गलत है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपसे पूछे जाते हैं, इनकी मैगजीन कैपेसिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखो 0.22, मोस्टली यही पूछे जाते हैं, 0.22 SLR LMG। ठीक है, इनकी पूछी जाती है। SLR के साथ ही आप इंसास की भी लिख लो क्योंकि इनकी सेम होती है। ठीक है, 0.22 की 5, इसकी कितनी 20, LMG की कितनी 30। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, कंफ्यूज होते हो, अब कंफ्यूज नहीं होगे। 0.22 की 5, SLR की 20, LMG की 30। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। किसकी पूछ रखी है, SLR की पूछ रखी है। 22 नहीं होती है, 20 होती है, गलत हो गया ये, मतलब ये 20। ठीक है, अगला है LMG की मैगजीन की कैपेसिटी नहीं पूछ रखी। अगला और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हिंदी में, नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये आ गया हमारा हिंदी में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आपके एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, तो आप कहोगे कि सर मजा आ गया। बिल्कुल, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि 7.62 mm LMG को बाईपोड से फायर किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखो बाईपोड होता क्या है, जब हम वो बाईपोड मतलब 2 पैरों वाला, ट्राईपोड मतलब 3 पैरों वाला, क्वाड्रपेड मतलब 4 पैरों वाला। ठीक है, तो बाईपोड आपको पता होगा, ऐसे गन रखी जाती है इसके ऊपर, ये मान लो गन होगी हमारी, नॉट गुड एट ड्राइंग बट समझ गए ना आप। तो ये बाईपोड हो गया, अगर यहाँ पे 3 पैर होते तो ये ट्राईपोड हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि आप बाईपोड पे रख के फायर कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है कि 0.22 राइफल का वजन 2.92 किलोग्राम होता है, ये गलत है। इसका वजन होता है 6 पौंड 2 औंस, 6 पौंड 2 औंस वजन होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंसास की जो राइफल की कैपेसिटी मैंने आपको बताई 28 नहीं 20 राउंड होती है, तो ये गलत है। चिंदी जो होती है, चिंदी, चिंदी सफाई करने की चीज होती है। ठीक है, कपड़ा होता है सफाई करने का, 2/4 इंच की लगती है, ये गलत है। क्या साइज होता है इसका, ये आपको बताना है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, हमको आंसर दे रखे हैं डायरेक्टली, इसमें आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आंसर सीट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल आंसर सीट जो होती है ना, जिनमें से आपके पेपर चेक किए जाते हैं, जिस लिस्ट को देख के, जिस पेपर को देख के आप जो लिख के आओगे उसको चेक करेंगे ना, वो चीज हम इसमें देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि 7.62 mm SLR के मैगजीन की क्षमता क्या होती है, तो मैंने बता दिया आपकी SLR की कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.22 राइफल में बैरल में कितने ग्रूव्स होते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आए ग्रूव्स वाला तो आंसर आएगा 6। कितने ग्रूव्स होते हैं भाई, 6 ग्रूव्स होते हैं। 10वीं बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, अभी भी पूरे पूरे चांस है कि ये आपके एग्जाम में पूछा जाए। आगे देखो भाई, इफेक्टिव रेंज बतानी है 0.22 राइफल की, 25 मीटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितनी दे रखी है यहाँ पे, 25 गज दे रखी है, 25 मीटर सही है यहाँ पे। आगे देखो, 0.22 डिलक्स राइफल की मैगजीन कैपेसिटी 5 राउंड मैंने आपको बताई, बिल्कुल सही है, ये भी सही जवाब दे रखा है भाई, बिल्कुल सही जवाब दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई LMG जो होती है, LMG, LMG, LMG की फुल फॉर्म लाइट मशीन गन। LMG को 5 बड़े भागों में खोला जा सकता है। LMG को कितने बड़े भागों में खोला जा सकता है या बांटा जा सकता है, तो LMG को 5 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। 5 ग्रुप होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। एक एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि मैंने एक ऐसी प्लेलिस्ट तैयार की है कि अगर आप उस प्लेलिस्ट को देख जाते हैं अपने एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको अपने एग्जाम में A ग्रेड लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में पेपर सोल्व कराए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे
मैं अभी आपको बता देता हूँ, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। जाएं टेलीग्राम पे, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर लेना। एलएमजी को 5 बड़े भागों में खोला जा सकता है। वेट कितना होता है 7.62 mm एसएलआर का मैगजीन के साथ और भरी हुई मैगजीन के साथ, तो 5.1 किलोग्राम होता है। सही है। अगला देखो भाई, सीलिंग। अब ये कह रहे हैं कि 7.62 mm, जो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 7.62 mm एसएलआर में स्लिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सीलिंग देखो वो होती है, मान लो ये हमारी है गन, और आपको पता होगा ये एक सीलिंग जिससे टांगते हैं ना गन को, उसको स्लिंग बोलते हैं, तो इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर व्हेन 20 राउंड पर मिनट। हिंदी में बताता हूं मैं, कई बार आपके कमेंट आए कि सर आप हिंदी में एक्सप्लेन करें, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं इंग्लिश की तरफ स्विच ना करूं। इंग्लिश वालों के लिए भी मैं बनाऊंगा वीडियो, लेकिन आप हिंदी वाले देख लो कि जब 7.62 mm एसएलआर से 20 राउंड प्रति मिनट यानी कि 20 राउंड प्रति मिनट का फायर करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रैपिड फायर। क्या बोलते हैं भाई, रैपिड फायर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि टारगेट पर गोलियों के निशान हिट ऑफ शॉट्स के प्रकार पैटर्न को क्या कहते हैं। ग्रुप, ग्रुप बोलते हैं भाई इसको। कैसा ग्रुप बना, कितने का ग्रुप बना। ग्रुप क्या होता है, मान लो आपको 5 राउंड मिले, अब एक इस पोजीशन में आप, एक ही व्यक्ति आप एक ही टारगेट के ऊपर फायर कर रहे हैं, एक आपकी बुलेट यहाँ पे लगी, एक बुलेट आपकी यहाँ पे लगी, एक आपकी यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी, ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। किसी का ग्रुप ऐसा है, किसी का ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा भी होगा, कैसा भी बन सकता है वो, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और एक बात और, एक वर्ड होता है एमपीआई, एमपीआई, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एमपीआई की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट क्या होता है कि मान लो ये लगी हैं बुलेट्स, तो इनका अगर एक पॉइंट के ऊपर असर निकालना हो, इन 500 बुलेट लगे हुए का एक पॉइंट पे असर निकालना हो ना, उस पॉइंट को हम मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। मीन मतलब माध्य वाला मीन, माध्य निकालना नहीं होता था, बीच वाला पॉइंट निकालना। इसी तरीके से इन 500 का अगर एक पॉइंट निकालना हो जहां पे असर हुआ है एक पॉइंट, उसको मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखो भाई, मजल वेलोसिटी .22 राइफल की ये होती है भाई 1030 फीट प्रति सेकंड। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो होती है 1030 फीट प्रति सेकंड। कितनी होती है भाई, 1030 फीट प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुल थ्रू राइफल में पुल थ्रू का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो पुल थ्रू होता है भाई सफाई के लिए, सफाई के लिए पुल थ्रू एक ऑब्जेक्ट होता है। जब भी हम राइफल की सफाई करते हैं तो जैसे तिंदी का हम यूज करते हैं, तेल का हम यूज करते हैं, इसी तरीके से पुल थ्रू का हम यूज करते हैं किसके लिए, राइफल की सफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राइफल को भरा हुआ कब माना जाता है। कब कहेंगे हम राइफल भरी हुई है, राइफल खाली है इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर गोलियां नहीं है, उसके अंदर राउंड नहीं है। और राइफल भरी हुई है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर राउंड है। बस इतनी सी बात है कि जब चैम्बर के अंदर राउंड हो तो हम कहेंगे राइफल भरी हुई है, जब चैम्बर के अंदर राउंड नहीं है तो इसका मतलब राइफल भरी हुई नहीं है, मतलब खाली है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट है यहाँ पे द लेंथ ऑफ, हिंदी में चलते हैं, 5.56 mm इंसास, 5.56 mm इंसास राइफल जो है उसकी लंबाई बिना बैनेट के कितनी होती है। अब ये बेनट क्या होता है, बेनट होता है जो आगे चाकू लगा होता है ना, उसको हम बेनट बोलते हैं राइफल के आगे। जब राइफल के अंदर मान लो बुलेट खत्म हो गई है तो फिर बेनट से काम करते हैं। काम समझ गए होगे आप, दुश्मन का जो काम करना है उस काम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसको बेनट बोलते हैं। तो उस बेनट को अगर हटा रखा है तो लंबाई कितनी होती है, तो होती है 960 मिलीमीटर, 960 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी आता है कि इंसास की फुल फॉर्म बताओ, इंसास की फुल फॉर्म बताओ। तो इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, मैं लिख देता हूं, इंडियन न्यू स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ये हमारी क्या होती है भाई, इंसास की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है,
इंसास की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे फायर के लिए, एक अच्छे फायरर के कितने गुण होने चाहिए। अच्छा फायरर मतलब जो फायर करने वाला है, अगर वो अच्छा फायरर है तो कितने गुण होने चाहिए। तो 3 गुण होते हैं जिन्हें हम HAT से दर्शाते हैं। किन से दर्शाते हैं, HAT से दर्शाते हैं। 3 गुण होते हैं। H से होता है होल्डिंग, होल्डिंग, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो होल्डिंग मतलब दुरुस्त पकड़। पहला जो अच्छा नियम है किसका, फायरिंग का, वो है दुरुस्त पकड़। दूसरा है एमिंग, ठीक है, यानी कि दुरुस्त शिस्त लेना, दुरुस्त निशाना। और तीसरा है ट्रिगर ऑपरेशन। टी से क्या होता है भाई, ट्रिगर ऑपरेशन, यानी कि दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये है भाई, बात समझ गए होगे जो मैं बता रहा हूं, HAT। क्लियर है। 3 होते हैं, होल्डिंग, एमिंग, ट्रिगर ऑपरेशन, पकड़ना, अच्छी पकड़, दुरुस्त निशाना, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। अच्छे फायरर के 3 असूल होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे MPI की फुल फॉर्म, मैं आपको बता चुका हूं। MPI की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। क्या होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ये भी मैंने इसी वीडियो में समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं। देखो एनसीसी एक बहुत ही जबरदस्त जर्नी रहती है, आपकी भी बहुत ही अच्छी जर्नी रही होगी। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि आप थ्योरी के ऊपर भी फोकस करें, खाली प्रैक्टिकल से काम नहीं चलेगा। टर्नआउट वगैरह आपका प्रॉपर होना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं या एग्जाम देने जाते हैं। और मैं एक कैंप के किस्से शेयर करना चाहूँगा। जो भी कैंप होते हैं स्पेशल होते हैं, एनसीसी के अंदर जो दोस्त बनते हैं वो स्पेशल बनते हैं। अभी तक भी जो मेरे दोस्त हैं, बहुत ही ऐसे लगता है जैसे कल की बात है, ठीक है। अभिषेक पांडे, पीयूष शर्मा, गौरव लोधी, ध्रुव, अब मैं नाम किसी किसी का नहीं ले पाऊंगा तो वे नाराज और हो जाएंगे कि तूने हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन जितने भी एनसीसी में दोस्त हैं सारे ही बढ़िया, ठीक है। सारे ही आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले होते थे, इम्प्रूव हुए हैं एज ए पर्सन, लेकिन दोस्ती का लेवल वही है। तो आपका भी यही रहेगा। और सबसे अगर स्पेशल कैंप में बताऊं, हालांकि मैंने आरडीसी भी किया है, आरडीसी 2016 आई वाज देयर, लेकिन एसएनआईसी जो कैंप था अपना सबसे पहला कैंप, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जबरदस्त कैंप, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। कोएड कैंप होता है, गर्ल्स बॉयज सारे होते हैं, सारी की सारी डायरेक्टरेट, यानी कि पूरे 17 की 17 डायरेक्टरेट से कैडेट वहाँ पे आते हैं, अपने अपने कल्चर को शो करते हैं, हम मिलते हैं जुलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त एक्सपीरियंस होते हैं। तो घूमो फिरो, एक्सपीरियंस लो, पढ़ाई को ध्यान में रखो, ठीक है। पढ़ाई को छोड़ के एंजॉय नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। कहानी कुछ इस तरीके से है। एक बार एक लड़का था। वो लड़का अपने फादर साहब से पूछता है कि सर मतलब पापा की जिंदगी जीने का असली मजा किस चीज में है, यानी कि जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे जिया जाए। तो वो बोलते हैं कि देखो मेरे को तो पता नहीं इस बारे में, लेकिन अपने गांव के बाहर जो एक टीला है ना, और उस टीले पे एक व्यक्ति रहता है, उस टीले में जो आदमी रहता है वो बहुत ही समझदार है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे देशों के भी इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो उससे डिस्कस करने के लिए आते हैं। तो आप अगर उनसे जाके पूछोगे तो वे बता देंगे। वो लड़का जाता है भाई, वो लड़का जाता है, जाके कहता है अंकल मुझे ये पूछना है सॉरी, कि अंकल मुझे ये पूछना है कि जिंदगी जीने का जो असली मजा है ना वो किस चीज में है। तो वो डिस्कशन कर रहे थे, तो वो बोले बेटा अभी तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तुम ऐसे करो महल देखाओ इतने जाके। महल बहुत ही शानदार बना रखा, किसी देश से वहां पे चित्रकारी मंगवा रखी है, किसी देश से टाइलें मंगवा रखी है, किसी देश से कालीन मंगवा रखी है, किसी कंट्री से गार्डनर बुलवा के बहुत ही अच्छा गार्डन बना रखा, मतलब बहुत ही जबरदस्त महल बना रखा भाई उन्होंने। अब महल बहुत तगड़ा बना रखा है, और वो कहते हैं कि तुम जाओ देखाओ भाई अपने जाके, इतने इतने हम डिस्कशन कर लेते हैं। वो जाने लगता है, जब उसको बोलता है 1 मिनट रुको, और वो उसको एक चम्मच देता है और उस चम्मच में कुछ तेल की बूंदे डाल देता है। बोला तुमको जाके आना है देखाओ, लेकिन ये ना तेल की बूंदे नहीं गिरनी चाहिए, और तेल की बूंदे अगर गिर गई ना इस चम्मच से तो मैं तुम्हें आंसर नहीं बताऊंगा। अब उस लड़के का पूरा फोकस जो है वो तेल की बूंदों पे है कि मुझे तो तेल की बूंदे गिरने ही नहीं देनी, ठीक है। और वो महल देखने जाता है, ठीक है, लेकिन उसका फोकस तो सारे का सारा तेल की बूंदों के ऊपर है। और वो पूरा घूम के आ जाता है और आके कहता है कि मैं आ गया, अब मेरे को आंसर बता दो। और उनका तेल की बूंद, उनका देख लो तेल की बूंद तो सही है, क्योंकि लेकिन वो उस देश से वो कालीन मंगवा रखी थी, वो कालीन देखी कि नहीं।
बोला उस देश से वो गार्डनर मंगवा रखा था और वो इतना अच्छा गार्डन बनवा रखा था, वो देखा तूने? कहा नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा। तो बोला अब की बार जाओ, अब की बार तुमको वो सारी चीजें देख के आनी है, मैं पूछूंगा कि कौन सी चीज कौन से देश से मंगवाई हुई है, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया मेरे को कि कौन सी चीज कौन से देश से आई हुई है, तो फिर मैं तुमको जवाब नहीं बताऊंगा। अब वो लड़का जाता है, उसका पूरा फोकस देखने की तरफ है, वो एंजॉय कर रहा है, वो गार्डन देख रहा है, वो पेंटिंग्स देख रहा है, वो कालीन देख रहा है, ये सारी चीजें वो देख रहा है। वो आया और बोला पूछ लो अंकल जो भी पूछना है, कोई कौन सी चीज कौन से देश से है। क्योंकि वो नहीं पूछना, तुम ये बताओ तेल की बूंदे कहाँ। तो अब की बार उसने तेल की बूंदे गिरा दी थी, क्योंकि उसका पूरा फोकस दूसरी तरफ। तो बस मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि जिंदगी का सार इसी चीज में है कि तेल की बूंदे भी नहीं गिरनी चाहिए और चीजें भी सारी देखनी है। यानी कि अगर आप एनसीसी लेते हैं, एंजॉय करो, घूमो फिरो, कैंप अटेंड करो, ड्रिल अटेंड करो, आपकी क्लासेस हैं उनको भी नहीं छोड़ना, पढ़ाई है वो भी इतनी जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई है तेल की बूंदे और ये बाकी सारी चीजें हैं वो भी जरूरी है, तो तेल की बूंदे भी नहीं गिरनी चाहिए और चीजें भी सारी देखनी है। यही जिंदगी का सार है। ना ही सारे का सारा हमको एनसीसी में इतना वो हो जाना है कि हम पढ़ाई छोड़ दें, ना ही पढ़ाई में इतना हो जाना है कि हम एंजॉय करना ही छोड़ दें। क्लियर हो गया बात? तो इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करना है, और ये तो पेपर मैं ही पास करा दूंगा। आप अगर इन वीडियोस को भी इजीली देखते हैं तो आपका पेपर हो जाएगा पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि एलएमजी के चेंज लीवर की कितनी पोजीशन होती है? तो एलएमजी के चेंज लीवर की 2 पोजीशन होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइट रेंज, कारगर रेंज किसकी? एलएमजी की कारगर रेंज कितनी होती है? तो एलएमजी की कारगर रेंज होती है 300 यार्ड यानी कि 300 गज। एलएमजी की फुल फॉर्म लाइट मशीन गन मैंने आपको बताया। एसएलआर की साइट रेंज कितनी होती है? तो 200 से लेके 2000 गज तक होती है। ठीक है। वेट ऑफ 5.56। इंसास राइफल की खाली मैगजीन के साथ वजन कितना होता है? तो 3.6 किलोग्राम होता है। खाली राइफल की यहाँ पे बात हो रही है। और राइफल में जो एक्सट्रैक्टर होता है उसका काम क्या होता है? तो एक्सट्रैक्टर मतलब एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। तो एक्सट्रैक्टर का काम होता है कि जो एम्प्टी केस होता है, खाली जो केस होता है, उसको निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। खाली केस को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिसलेनियस। क्या है भाई? मिसलेनियस है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं? एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला, एनसीसी में टोटल डायरेक्टरेट कितनी है? तो एनसीसी में 17 डायरेक्टरेट है, आप सभी को पता है। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, किस किस का सपना है भाई आईएमए को ज्वाइन करने का? कमेंट बॉक्स में बताएं। आईएमए की फुल फॉर्म होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में है। एनडीए, एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसको हम बोलते हैं, खड़गवासला पुणे में स्थित है। ओटीए, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंदर है। ठीक है। यहाँ पे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे जो परमानेंट कमीशन वाले होते हैं आर्मी के, उनकी ट्रेनिंग होती है। एनडीए आपको पता है 12th के बाद जब आप एनडीए क्लियर करते हैं फिर एसएसबी देते हैं तो आप एनडीए में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला है यहाँ पे कि एनसीसी का मोटो क्या है? तो आप सभी को पता है एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन है। एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं? एनसीसी के झंडे में टोटल 3 रंग होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 3 रंग कौन कौन से होते हैं और कौन सा रंग किसको रिप्रेजेंट करता है। हिंट मैं आपको दे देता हूं। एक कलर आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, एक कलर नेवी को रिप्रेजेंट करता है, एक कलर एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन कौन से कलर होते हैं हमारे एनसीसी के फ्लैग में और कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है वो कितने स्तर पर दी जाती है? तो 3 स्तर पर दी जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। वैसे जो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है वो जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे होती है। जूनियर लेवल पे जेडीजेडब्ल्यू हो गया हमारा, और सीनियर लेवल पे एसडीएसडब्ल्यू हो। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वैसे 3 स्तर पर आर्मी नेवी एयरफोर्स के हिसाब से दी जाती है, बताओगी आपको ये बातें, आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग। अगला देखो भाई, यहाँ पे सही मिलान करने हैं। सही मिलान आप कर लोगे इनके, ये आंसर दे रखे हैं भाई। ठीक है।
ये आंसर है, यानी कि सही मिलान पहले से हो रखा है। आपके एग्जाम में सही मिलान आपको करना होगा, ठीक है, इसमें पहले से हो रखा है। आपको पता होना चाहिए गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर के अंदर स्थित है, हरमिंदर साहिब के नाम से हम जानते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है, और आगरा कौन सी स्टेट में आता है? यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली के अंदर है, लाल किला। वैसे आगरा में भी एक लाल किला है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली वाले की बात हो रही है। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। हैदराबाद इस टाइम के लिए तेलंगाना की राजधानी। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में स्थित है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और डल लेक जो है वो कहाँ पे है? श्रीनगर के अंदर, ठीक है। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में है। तो ये हमने किए सही मिलान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अभी टोटल और भी हैं, क्योंकि पूरा पेपर हम सोल्व करेंगे ना, तो और भी क्वेश्चन इसके अंदर है। 1 से 8 तक हमने टोटल डिस्कस कर लिए। 8 से 8 तक हो गए, तो 9 से लेके आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। जैसे इसकी मैं अगली वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।